अगर इंसान को नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान दूसरे इंसान को यूज़ करना शुरू कर देगा अपने ओन बेनिफिट के लिए। 4 चीज़ें होती हैं जो नार्सिसिस्ट एज अ डिसऑर्डर को बनाती हैं। पहला होता है लव बॉम्बिंग स्टेज क्या है, और लव बॉम्बिंग स्टेज की वजह से ही मुझे लगता है कि एम्पैथ फंसता होगा ना। शुरू के लव बॉम्बिंग में दे आर सो अटेंटिव टू व्हाट यू से। रिसेंटली एक केस आया था जिसमें द गर्ल वाज सेइंग मेरा हस्बैंड इतना पैसा सब कुछ है बट मुझे काम नहीं करने दिया जब मैं करना चाहती थी, और किस तरह से अपने कामों में फंसा के रखता है। तो वो कहती है मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं और मैं डरती हूँ, एंड शी वाज क्राइंग कि मुझे डर लगता है उसको ये बोलते हुए भी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। सो नॉर्मली एन एम्पैथ ऑपरेट्स विद इमोशंस। They find it difficult to replace emotions with logic. फंसी हुई महसूस करते हैं, इमोशंस हैं ये भी एक प्रॉब्लम है। आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है ना, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को कंट्रोल करना शुरू करते हो बिकॉज यू गेट सम सेंस ऑफ अथॉरिटी। कि अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, there are 50% chances that one of the child will उसका लव बॉम्बिंग स्टेट से जो सडन ड्रॉप हुआ है ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है या कुछ इंटेंशनली वो करता है? programmed. Keep loving. Because of empaths, this world is beautiful. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ आपकी बात सुन के बिकॉज मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ ना, एंड इट्स सो पेनफुल, इट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। आज का जो ये एपिसोड है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये एक ऐसा एपिसोड है जो दिल को छुएगा आप लोगों के भी। कहीं ना कहीं पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे आए दिन बताते हैं दैट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमाज इन देयर रिलेशनशिप। नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव पैटर्न और अब्यूजिव पार्टनर के साथ वो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और ये एपिसोड एक आई ओपनर होगा उनके लिए ताकि वो एक इल्यूजन और रियलिटी के बीच में एक फ़र्क समझ पाएँ। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो एक बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। शी हैज़ 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी। नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स पे उन्होंने थीसिस लिखी हैं, वो डॉक्टरेट हैं इस पैटर्न पे, उन्होंने रिसर्च करी है। तो ये जो एपिसोड है मेरा उनके साथ वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अवेकनिंग देने वाला है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, और आप किस तरह से अपनी पेन को अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आने वाली है। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट का, डॉक्टर मधुमती सिंह। वेलकम टू सोल टॉक डॉक्टर सिंह। आई एम सो प्लीज टू हैव यू ऑन माई शो। Pleasure is mine. Great to be here. मैम आपसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि एक तो हमारी पहले भी एक बार बात हुई है, और जब मैंने आपसे बात की थी तब मुझे लगा था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर शूट करना चाहिए बिकॉज आपकी जो इतनी इन डेप्थ नॉलेज है, जो आपकी रिसर्च है एनपीडी पे, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और आप किस तरह से लोगों को हील कर रहे हो, उनको थेरेपीज़ दे रहे हो, उसके लिए मुझे लगा था कि आपके साथ जब मैं पॉडकास्ट शूट करूँगी तो मेरे व्यूअर्स को एक बिल्कुल अलग तरीके का प्रोस्पेक्ट मिलेगा खुद को जानने के लिए, उन रिलेशनशिप्स को जानने के लिए जिसमें शायद उनकी ज़िंदगी कई हद तक काफ़ी ख़राब भी हो चुकी है। ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स हैं लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोग इतना परेशान हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। मुझे लगा आपके साथ जो आपकी नॉलेज है उसके थ्रू मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आपके थ्रू कुछ ऐसी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ जिससे उनको समझ में आएगा कि उनकी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं वो कहाँ से शुरू हुए हैं, क्या पैटर्न्स हैं, खुद के बारे में भी शायद उनको एक नया प्रोस्पेक्ट मिलेगा। ज़रूर, लुकिंग फॉरवर्ड। और आई थिंक एनपीडी का एक जो कंसर्न जो आप हमने शॉर्ट बात भी हुई थी हमारी, तो इसको सब लोग बहुत हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी अवेयरनेस हो उतना ही हमें समझ में आएगा कि कुछ लोग बने एक पर्टिकुलर तरीके से हैं। इट इज़ नॉट समथिंग, दे डोंट हैव अ चॉइस। इट इज़ नॉट कि आपको जैसे हम कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसा, आप क्या कहते हैं, ये चीज़ सीखी जाती है या ये चीज़ इनहेरेंट होती है? ये वैसी होती है जैसे कि सपोज़ हम कहें कि आपके बालों का रंग क्या है, ओरिजिनल कलर क्या है। इट्स जस्ट यू आर प्रीडिस्पोज टू इट। जैसे आपके आँखों का कलर क्या है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट समथिंग लर्नड, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू लर्नड। सो उनका जो एनपीडी, अंडरस्टैंडिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये समझना है कि नार्सिसिज्म क्या होता है। सो नार्सिसिज्म, पहली चीज़ तो ये बुरा शब्द नहीं है, ये बीमारी नहीं है। इट इज़ नॉट अ टेरेबल वर्ड। अच्छा यूर अ नार्सिसिस्ट, जैसे कि हमने किसी को गाली दे दी। आजकल तो मैम ऐसा ही लगता है आजकल ऐसा ही लगता है पहली चीज़ तो ये बुरा शब्द नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस इट इज़ नॉट अ बैड वर्ड। अगर ये बैड वर्ड नहीं है तो क्या है एग्जैक्टली ये कोपिंग मैकेनिज्म है।
ओके। अगर आप हम में नार्सिसिज्म नहीं हो तो हमको तो लोग कुचल के चलते बनेंगे, हमारा हम फ़ायदा उठा लेंगे सब कुछ। सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, सो आजकल हर कोई बात करता है सेल्फ लव के बारे में। कैसे पहचाने कि ये सेल्फ लव है और ये अब एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता जा रहा है? वेरी गुड पॉइंट, एक्सलेंट पॉइंट। बिकॉज हर कोई बोलता है ना सेल्फ लव बहुत लेकर आओ, ज़रूरी है। सेल्फ लव लेकर आओ, कितना तो लोग कई सही बार है। कंफ्यूज कर रहे हैं कि Right. क्या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं और क्या सेल्फ लव है। तो इसमें Correct. डिफरेंस आप थोड़ा सा Correct. एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। नार्सिसिज्म जो हेल्दी है, कोपिंग मैकेनिज्म है, उसमें हेल्दी अमाउंट ऑफ मेरे लिए क्या है, अपना स्वार्थ और दूसरे के प्रति एम्पथी हेल्दी अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में होता है। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो नॉर्मल होते हैं, वो लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है ना ज़िंदगी में, सपोज मुझे आपसे कुछ काम है, तो जो नॉर्मल लोग होंगे वो होगा कि मैंने आपसे कुछ काम लिया है, अब मैं आपको कैसे पे बैक कर सकती हूँ, सो दैट हम इक्वल हो जाएं, ट्रांजैक्शन हो जाए, हम इक्वल का। नार्सिसिज्म के जो डिसऑर्डर वाले लोग हैं, उनके दिमाग में आधी जो दूसरी वाली बात बोली ना, इक्वल एम्पथी, एम्पथी ज़ीरो। अच्छा। उनका सिर्फ वो पहला वाला पार्ट रहता है, दूसरा पार्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। लोग पूछते हैं ना एम्पथी क्यों नहीं है, सीख नहीं सकते। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज कॉल्ड एम्पथी, देयर ब्रेन डजंट ऑपरेट। जैसे कि कई बार ऐसे क्लाइंट्स होते बोलते हैं, हमने पूछा तुमने ऐसे किया, वो लोग ना ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या पूछ लिया तुमने, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं ब्लैंक। तो मैम कहीं ना कहीं क्या ये मेडिकल इशू है? ये इट्स अ साइकोन्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ रिसर्च में, हालांकि ये ऑथेंटिकेटेड, हम कहते हैं साइंटिफिक एविडेंस कम है। अब आप पूछेंगे अगर एविडेंस कम है तो हम इतने सब्सटैंशियली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एविडेंस है वो उतना तो है, उसको काउंटर करने के लिए अभी तो कुछ नहीं। क्यों एविडेंस नहीं है? क्योंकि नार्सिसिस्ट ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते हैं, दे डोंट गो इन फॉर थेरेपी, वी डोंट कम टू नो कि ये नार्सिसिस्ट। अब आप पूछेंगे कि हमको कैसे नहीं पता चलता है? नॉर्मली जब लड़कियां एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज में होती हैं, हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, राइट? हाँ, ये सो यहाँ पर भी बहुत मिथ्या है, रिसर्च में लिखा गया है कि लड़के ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बिकॉज नॉट ट्रू। आई फील इट इज़ इक्वल फॉर अ सेम रीज़न कि लड़कियां अपनी बात कह पाती हैं, वो थेरेपी में जाती हैं। जब लड़का एक एम्पैथ है और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में, बॉयज़ डोंट क्राई, तो वो अपनी बात ही नहीं कह पाते बेचारे किसी को, वो बस चुप होके कि मैं अगर ये बात कहूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो बॉयज़ who are in an abusive or narcissistic relationship don't talk about it. अच्छा, इसीलिए लगता है लोगों की मेल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते और लड़कियों का पता ही नहीं चलता है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि ये डिसऑर्डर में हम कैसे, मतलब एक हो गया जो मैंने आपसे फिर पूछा था सेल्फ लव, और एक बिल्कुल हम आ गए नार्सिसिज्म में। तो आपका कहना ये है कि अगर इंसान को नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान दूसरे इंसान को यूज़ करना शुरू कर देगा अपने ओन बेनिफिट के लिए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। सो अब मुझे कैसे पता चलेगा, एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि कैसे हम फिगर आउट कर सकें कि ये जिसके साथ मैं कनेक्शन बना रही हूँ या जिसके साथ मेरा एक कनेक्शन है, ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस इंसान के अंदर है? वो क्या ट्रेट्स हमें पता चल सकते हैं इनिशियल टाइम पे, पता चल सकते हैं, कब पता चलेंगे और किस तरह से सामने आ सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है आइडेंटिफाई करना कि नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाले कौन लोग हैं। पहली बात तो इंस्टेंट लोगों के दिमाग में पहले नज़र में ही पता चल जाता है, नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिसकंसेप्शन कि आपको पहले ही कुछ जेस्चर्स से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल रबिश। वो वक्त के साथ पता चलता है। फिर आपको वक्त के साथ क्या पता चलता है? 4 चीज़ें होती हैं जो नार्सिसिस्ट एज ए डिसऑर्डर को बनाती हैं। हम कहते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नार्सिसिज्म में एज ए डिसऑर्डर। पहला होता है फ्यूल, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। फर्स्ट इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ कैरेक्टर ट्रेट्स, थर्ड इज़ रेजिडुअल बेनिफिट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ नीड फॉर कंट्रोल। अब आप बोलेंगे ये बड़ा बुकिश लग रही है, टेक्स्ट बुक टाइप एक्सप्लेन करते हैं। सो फ्यूल का मतलब क्या है कि जो पर्सन आपका अटेंशन चाह रहा हो सारे टाइम। फ्यूल का मतलब क्या है कि आपकी जो रिस्पॉन्स है ना, वो ही उसका पावर है। अच्छा, आप नार्सिसिस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसऑर्डर वाले को। तो अटेंशन सीकर है, अटेंशन सीकर, वो उनकी फ्लैम्बॉयंस, उनकी पर्सोना ऐसी होगी, कुछ वो करेंगे ज़रूर, या तो बहुत अच्छा या अटपटा, उनका पहरावा
दे आर जनरली वेरी गुड लुकिंग पीपल और बड़े एरोगेंट, उनका कैरी द वे दे कैरी, तो यू कांट इग्नोर देम। वो कुछ ना कुछ करेंगे। अब आप बोलेंगे क्या करते हैं, फॉर Attention एग्जाम्पल seeking के लिए। या तो लाउडली बोलना शुरू करेंगे, फ्लैम्बॉयंट बोल्ड कपड़े पहनेंगे, या बहुत ही सोबर कपड़े पहनेंगे और बहुत ही शालीन, जैसे हम कहते हैं ना एक 4-5, अरे ये बड़ा चुप बैठा है, Intense। बड़ा इंटेंस सा चुपचाप सा बैठा है कोई, अरे एकदम कितना भोला सा लग रहा है। दैट्स कोवर्ट नार्सिसिस्ट बाय द वे। कोवर्ट नार्सिसिस्ट बिल्कुल उल्टे होते हैं कंपेयर टू, एक ये भी एक मिथ्या है कि नार्सिसिस्ट लोगों के दिमाग में आर दीज अग्रेसिव फ्लैम्बॉयंट। नो, नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट कोवर्ट नार्सिसिस्ट बिल्कुल उल्टे होते हैं। सटल। बहुत अच्छे सौम्य स्वभाव के, बहुत गिविंग होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सबका। आप बोलेंगे ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात तो है। फिर और गड़बड़ क्या मास्क है क्या ये एक तरह हाँ, से? बहुत बड़ा मास्क है, क्योंकि ये जो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, when something is too good to be true, it is dangerous. That's a red flag. जैसे कि सबसे जो भयानक जहर वाला जो प्राणी होगा ना, वो सबसे सुंदर होगा। Insect which is the beautifulest. So that is what a narcissistic personality is. Now, simply let me explain what fuel is. Fuel is any responses from people. तो ये लोग के ना बहुत सारी फॉलोअर्स, ये ज़िंदगी में अपने फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते और सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अच्छा, आप कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं इनका तो सोशल मीडिया, मैंने कहा आपको पता है ये किसी फेक अकाउंट से भी तो हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। सो दे कैन हैव फेक अकाउंट्स, पीपल डोंट कम टू नो। ये लोग सीक्रेटिव बहुत होते हैं। अच्छा। अपने खुद की वाइफ, खुद के पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है इनकी क्या चल रहा है? बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। दे वेरी सीक्रेटिव पीपल। ये मास्क पहने होते हैं बेसिकली, दे यू नो, सो पीपल से अरे आई नेवर न्यू दिस इज व्हाट द पर्सन, आई ऑलवेज थॉट ही इज़ लाइक दिस। सो सिंपल थिंग इज़ कि फ्यूल का मतलब है इनके इंस्टा सोशल उस पे मीडिया पे इतने लोग होते हैं, इतनी लंबी, दे डोंट नो देम। तो हम सोचते हैं ये लोग इनके साथ करते क्या हैं। एनी कम्युनिकेशन में कोई भी रिस्पॉन्स इनके लिए फ्यूल है। इनका फ़ोन इनसे छीन लो, ले लो और इनको किसी आइलैंड में बिठा दो, ये 24 घंटे में शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए इनका। दे नीड पीपल, दे नीड पीपल, दे कैन नॉट बी अलोन। दैट इज़ फ्यूल, अंडरस्टूड। इमोशनल रिस्पॉन्स, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो वो वहीं पेट्रोनाइज करेंगे रेस्टोरेंट्स जहाँ पहले गए हुए हैं, क्योंकि उसमें वो जो बिल बनाने वाला वो जो अच्छा पहचान लेता है कि अच्छा आप आए थे, अच्छा, तो अटेंशन मिल जाती है। हाँ, और बाहर कैसे हो भैया, ठीक हो, और वहाँ जो वेट्रेस होती है, अरे यू लुकिंग वेरी गुड, वो ज़रूर अपना कॉन्टैक्ट, ये एक इंडिकेशन। दैट्स आई एम सेइंग सम थिंग्स दैट यू इंडिकेट, अरे ओके, अब कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, राइट, बट समबडी हु डज इट ऑल द टाइम, द नीड फॉर फ्यूल, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटी चीज़ बताऊंगी आपको, ये जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं अपने घर में तो एक मग भी नहीं उठाएंगे, ससुराल में चले जाएंगे तो मम्मी जी मैं हेल्प कर दूं किचन में, आपको लगेगा यार ये इससे कैसा अच्छा आदमी दामाद नहीं है। हाँ, इससे अच्छा दामाद नहीं है, और आप बोलोगे ये तो मास्क, देन यू रियलाइज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फ्यूल इज नंबर वन। दे थ्राइव ऑन फ्यूल। इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, दे बिकम वीक, कमज़ोर पड़ जाते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने बोला सोशल मीडिया में दे आर वेरी एक्टिव, सोशली भी एक्टिव हो सकते हैं ना ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा हों, या पूरे टाइम आप कुछ चाहते हो कोई ना कोई आपके आसपास रहे, क्विड आप अकेला प्रो नहीं रह वाले सकते। होते हैं, क्विड प्रो को, तुम मेरा मैं तुम्हारा, ऊपर के। फिर आप जैसे जिसके साथ रहोगे ना कुछ साल, आपको लगता है यार वो जो पहले वाले दोस्त थे वो कहाँ हैं, अरे पता नहीं कहाँ हैं अब ये नए वाले बन गए हैं, अच्छा ये अब नए हैं, बिकॉज ऑफ द थर्ड फैक्टर आई एक्सप्लेन, रेजिड्यूल बेनिफिट्स। तुम मेरे किस फ़ायदे के हो, किस काम आ सकते हो तुम, मेरी रिश्ता। और अच्छा ये लोग ना, प्लीज़ रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग इट मैनी टाइम्स एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस सो मैनी टाइम्स, एनपीडी ये जानबूझ के नहीं करता, उसको ये नहीं मालूम कि ये स्क्रिप्ट के अलावा भी एक स्क्रिप्ट है, यही एक स्क्रिप्ट है। सिर्फ एक साइकोपैथ, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गबन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, हर्षद मेहता और चार्ल्स सोबराज, दे साइकोपैथ नोज कि मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। अच्छा, नार्सिसिस्टिक लोगों को नहीं पता है, नहीं पता उनको, नहीं पता। यही चीज़ मैं बार बार कह के, पीपल डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज द वे द ब्रेन इज, that isn't that the most difficult thing to understand? Most difficult to understand. But how is it possible that they won't know? They don't know. Acha, now I'll tell you how they don't know. Because about 1% of the narcissist in my clinical experience do come for therapy on their own. 1%. Okay.
temporarily. I'll explain. That's how I got to know, and so I maintain notes, and that's how I got the research. Again, like I said, substantial हमारे पास number नहीं है, बहुत कम है. 1% is nothing. So 1% में जब हम पूछते हैं कि ये, तो वो कहते हैं सब लोग ही तो ऐसा करते हैं. तो फिर जब थेरेपी में हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता सब लोग ऐसा करते हैं, ब्लैंक, दे डोंट हैव एन आंसर, एंड दे लुक ऑन द फ्लोर एंड से दे डोंट नो, एंड दे से आई डोंट नो. सो द ब्रेन इज मेड, नाउ वील टॉक अबाउट हाउ द ब्रेन इज मेड. पहला तो जेनेटिक फैक्टर होता है, आपका फैमिली में कोई ना कोई एनपीडी जीन कैरी करता है. जैसे हर जीन, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, यू नो, ऑल दीज कैरेक्टर ट्रेट्स वी हैव, हमारे जेनेटिक्स में. एंग्जाइटी, जो कोई एंग्शियस पेरेंट होगा, तो एक तो हो गया जेनेटिक्स. सेकंड हो गया लर्नड बिहेवियर. लर्नड बिहेवियर में क्या है कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से वैसा होता है. सो इट्स अ लर्नड बिहेवियर टू मैनिपुलेट पीपल, टू से कि अच्छा तुमको मैं तभी, सो दे लर्न दैट यू इंटरैक्ट विद पीपल व्हेन यू नीड देम. दैट्स अ लर्न बिहेवियर. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम कहते हैं चाइल्डहुड फैक्टर. चाइल्डहुड फैक्टर में जब आपके चाइल्डहुड में आपका, या तो आप अब्यूसिव चाइल्डहुड रहा है आपका, या ओवर कॉम्पनसेटेड चाइल्डहुड. अब्यूसिव चाइल्डहुड में क्या होता है कि आप कुछ भी करो आपकी पिटाई होनी है. हाँ, एप्रिसिएशन नहीं है. हाँ, तो वहाँ नीड फॉर कंट्रोल, जीरो कंट्रोल है ना बच्चे पर. बच्चे का अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है. वो 99% लाया तो एक थप्पड़ पड़ेगा, तुम 100 क्यों नहीं लाए, एक नंबर कहाँ रह गया, कुछ भी ले कर ले. तो जब एब्सेंस ऑफ कंट्रोल होता है बचपन में, तो आपको जो चीज़ नहीं मिलती तो आप उसको अब नॉर्मल तरीके से पकड़ लेते ना लाइफ में आगे. ये लोग वही करते हैं फिर ऑन इट्स ओन. इट्स लाइक अ नी जर्क रिएक्शन. इट्स लाइक अगर आप आग से, अगर आपको डर लगता है तो आप उसको देखते भागोगे ना दूर. दैट इज़ वॉट दे डेवलप अ नीड फॉर कंट्रोल, क्योंकि बचपन में उनको अपनी ज़िंदगी पे कोई कंट्रोल नहीं था. जैसे कि ओवर कॉम्पनसेटेड इज द अदर ऑपोजिट, जहाँ पे बच्चे ने कुछ भी कर लिया, चोरी चकारी करके आ गया, फादर कहता है कोई बात नहीं यार, चलता है हमारे, इट डजंट मैटर, ये ले फ़ोन, नया फ़ोन. ओवर कॉम्पनसेटेड, पैम्पर्ड. या तो पैम्पर्ड चाइल्डहुड हो या अब्यूसिव निगलेक्टेड चाइल्डहुड हो, दोनों में ही नीड फॉर कंट्रोल जो बच्चे के दिमाग में होता है कि वो एग्जैजरेटेड फॉर्म में बाद में निकल के आता है. ओके, जैसे आपने बोला कि कंट्रोल वे में जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, पहला तो एक तो ये है कि पेरेंट्स अब्यूजिव थे, पेरेंट्स ने भी अच्छे तरीके से आपको कुछ दिया ही नहीं अपने हिसाब से करने के लिए. दूसरा, आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए शायद समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आजकल के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जनरली इसी तरह से रखते हैं. जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो एक बोलने पे 10 चीज़ें उनके सामने अवेलेबल होती है. और फिर मुझे लगता है जब वही बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो वो एक पैटर्न आ जाता है कि किसी से ना नहीं सुन सकते. इसीलिए शायद सुसाइडल जो आजकल केसेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. बच्चे कर लेते हैं ना कि सुसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने मना किया और कुछ गलत कर लिया. आजकल ये इसलिए बहुत कॉमन है. तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए इस एक पॉइंट पे कि बच्चों की हर जिद को पूरी ना किया जाए, सो दैट कि एक ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप ना हो. एब्सोल्युटली राइट, है ना. बिल्कुल. ओके, सो मैम ये 4 पॉइंट्स. हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द 4 थिंग्स. सो फ्यूल की हमने बात की कि किसी, सब लोगों से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, फ्यूल. सेकेंड इज वी वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर ट्रेट्स. सो कैरेक्टर ट्रेट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि वो नोटिस कर, वही मैं बोल रही हूँ कि कैसे पता चलता है. सो जो नार्सिसिस्टिक, जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, हालांकि सब लोग करते हैं कुछ हद तक, लेकिन इतना नहीं करते कि आई विल टेल यू व्हाट आई मीन. कैरेक्टर ट्रेट्स में होता है कि जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर पर्सन होता है ना, वो नकल करना शुरू कर देता है चीज़ों के को लेके. जैसे ट्रेंड, जैसे हेयर स्टाइल, अच्छा, कपड़े चेंज हो जाएंगे, उसके बाल चेंज हो जाएंगे, कभी एकदम स्ट्रेट या कभी बिल्कुल कर्ली, अपडेटेड रहेंगे फैशन को लेके, और एक्सेंट्स बदल लेते हैं, कहीं पे हों तो उनकी तरह करने की कोशिश करेंगे. फिर ये लोग कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं. क्या कैरेक्टर ट्रेट्स का मतलब क्या है? दे पिक अप कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर पीपल एंड पुट इट इन देयर थिंग, क्योंकि फिर सामने वाला इंसान उनके साथ एक फैमिलियरिटी रखता होगा. एग्जैक्टली, अट्रैक्ट होते हैं फिर, क्योंकि हमारी तरह कोई होगा तो डेफिनेटली हमें लगता है. एग्जैक्टली. मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. जैसे 5 लोग ऐसे खड़े बात कर रहे हैं और ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो एक ने बोला कि मैं एम्स्टर्डम गया, मैं ये गया. तो ये बहुत ध्यान से, बाय द वे, नार्सिसिस्ट बहुत परसेप्टिव होते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं चीज़ों को,
बल्कि हम ये जो लव की बात अभी बात करेंगे, लव की हुई कि वो कहाँ से आया, अगर उनमें एम्पैथी नहीं है तो प्यार कहाँ से आया। प्यार तो बहुत करते हैं वो शुरू शुरू में, वो भी सीखी हुई है इन्होंने। ये लोग बड़े ध्यान से मूवीज़ को देखते हैं, बहुत ध्यान से, इतने ध्यान से कि अच्छा एक गुलाब देने से ये मुस्कुराती है तो गुलाब देना चाहिए, अच्छा पार्टी अच्छा ऐसे करना चाहिए, अच्छा लव मेकिंग में अगर मैं ऐसे करूं तो इसका ये एक्सप्रेशन होता है। इट डजंट कम फ्रॉम देयर हार्ट, इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर। सो कमिंग दैट इज़ कैरेक्टर ट्रेट्स। मैं जो आपको, तो ये जो 5 लोग खड़े बात कर रहे हैं, एक ने बोला एम्स्टर्डम, तो ये ध्यान से सुनते हैं, एम्स्टर्डम में ये कपड़े अच्छे, ये वो वहाँ गया 5, कहते तुम कहाँ गए थे, तो ये इन 5 की स्टोरी में कुछ कुछ निकाल के काल्पनिक काल्पनिक इतनी कन्विंसिंगली बताएगा कि वो 4 लोग मान लेंगे कि ये चीज़ उसके साथ हुई है। अच्छा, बट ही हैज़ ओनली पिक्ड अप फ्रॉम दीज 4 पीपल, ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। सो पैथोलॉजिकल लाइंग ऑल्सो इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट, जो Character. बड़ी जल्दी जो आपके साथ रहता है ना उसको समझ में आ जाता है बड़ी जल्दी कि अरे ये तो बड़ा झूठ गप बहुत मारते हैं ये लोग, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मेरे पास ये है नहीं वो। so that is one of the very biggest part, and why they do that is because the character traits, and they feel that everybody is like this. That is the painful part of it. Now comes third is residual benefits. ये बहुत important है। इनके दिमाग, जैसे मैंने बताया ना, इनके buttons रहते हैं, switches, ये आप ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑन हो जाते हैं on its own. How do they get attracted to people? Their brain automatically gets attracted to people who can be of use to them. इनको मैथमेटिकल लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, Naturally हो रहा है। नेचुरली होता है। और नेचुरली में पहले क्या होता है कि ये लोग अपना R&D ज़रूर करते हैं, ये किसी से रैंडम नहीं बात करते, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना अभी। तो अगर आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके बारे में जान चुके होंगे ये सब आपके सोशल मीडिया का पूरा इन्होंने चिट्ठा खोल दिया होगा A to Z तक, and they will find out what is the vulnerable thing about you. And invariably people are very hungry for love, generally love, attention, यही चाहिए होता है ना लोगों को। उसमें ये लोग महारत कर लेते हैं, सीखते हैं ये, they learn. It doesn't come naturally to them at all. So residual benefits is what use are you for me. Use and throw, क्योंकि उनका दिमाग ही ऐसा है. It is not because they have any other choice. They feel that I need you and I don't need you, so I'll keep you aside. I'll keep you aside. ये लोग लोगों को चीज़ें समझते हैं. They take people as appliances. वॉशिंग मशीन, टोस्टर यूज़ किया और हाँ, ठीक है। तो अगर सपोज आपकी उसकी ज़रूरत सपोज नहीं फुलफिल हुई, तो उनको लगता है टोस्टर ख़राब हो गया है, वो फेंकते नहीं है टोस्टर को, साइड पर रख देते हैं। ओके। तब तक दूसरा ढूंढ के लाते हैं जब तक जो उनकी नीड है। फिर ये कुछ टाइम बाद इनको याद आता है ये टोस्टर तो यहाँ रखा है, फिर ट्राई करता हूँ कहीं चल पड़े। दैट इज़ वाई दे नेवर गेट रिड ऑफ देयर एक्सेस, दे ऑलवेज कनेक्ट बैक कि शायद यहाँ से मुझे फ्यूल मिल जाए। आज फ्यूल चाहिए होता है उनको। देखो फ्यूल वही है जो पेट्रोल में, जो गाड़ी में पेट्रोल होती है, उनको उनकी हम बोलते हैं इट्स अ लाइफ गिविंग फॉर देम, जैसे ऑक्सीजन, तो उनको चाहिए। दे विल कनेक्ट विद देयर एक्सेस कि शायद यहाँ से कुछ चांस मिल जाए। सो थर्ड इज रेजिडुअल बेनिफिट्स, दे नेवर गेट। सो ये अपना हक समझते हैं लोगों को लेके, दिस इज़ माइन। एंड सबके साथ नहीं है, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, इतना भी डिटेल है? हाँ जी, हाँ जी। प्राइमरी सोर्स इज समबडी इमीडिएट पार्टनर, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स होता है जो ये एक पर्सन में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, बहुतों में ऐसा नहीं है, बड़े स्मार्ट हैं, विच इज़ गुड। यू इन्वेस्ट इन वन बिग स्टॉक rather than small investments, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग रहे और उसके ताकि अलावा रिटर्न्स मिले। अच्छा, रिटर्न्स मिले, रिटर्न्स पक्के मिले भाई। आप एक मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे ना। करेक्ट, ना कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। एक मोटा इन्वेस्टमेंट करो आप, तो वो इन्वेस्ट करते हैं एक पर्सन में। सो जनरली दे आर नॉट प्रोमिस्कुअस। ये लोग ऐसे नहीं है कि रैंडम सेक्स करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जो लोअर वाले जो होते हैं, लोअर रेंज वाले, वो लोग फिर दे गो फॉर prostitution and paid sex and everything. वो अलग है, वो अलग category है. Again, like I said, we'll talk about that also, types of narcissists. So coming back to ये residual benefits वाली बात हो गई. Character, need for control, very important. मेरी बात रखी जाए, ये चीज़ ना लव बॉम्बिंग स्टेज में ज़ीरो होती है, एब्सेंट होती है. अब आप बोलेंगे लव बॉम्बिंग स्टेज क्या है?
लव बॉम्बिंग स्टेज क्या है, और लव बॉम्बिंग स्टेज की वजह से ही मुझे लगता है कि एम्पैथ फंसता होगा वही ना, फंसता है, क्योंकि वो एक साथ बॉम्बिंग, प्यार की वही बरसात। बस ऐसे उनको दुनिया दिखाता है ये, या दिखाती है कि वो तो जन्नत है। जैसे जन्नत इज दैट स्टेज ऑफ लव बॉम्बिंग विच इज जनरली बिटवीन 1 month to about 1.5 months बस, on an average. तो वो एक टाइम, एक वो आपका जो एक ड्रीम लव स्टोरी होता है वैसा बिल्कुल कहानी बन मैजिकल, जाएगी, मतलब magical। वो जो एम्पैथ या दूसरा जो पर्सन होगा उसको लगेगा कि मुझे ये मिल गया जो मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी, मुझे इन रियल ये पर्सन मिल गया है इन माय लाइफ। अच्छा, कैसे होता है वो? क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट आपको मिलके ही बहुत सुनते हैं पहले, आप ध्यान से समझें, शुरू के लव बॉम्बिंग में दे आर सो अटेंटिव टू व्हाट यू से, आपको वो पलक भी नहीं झपकते अपनी, इतने ध्यान से सुनते हैं। तो आप सुनना, आप क्योंकि गलबल हो तो आप अपनी सारी बात बता ही देते हो फिर आप इवेंचुअली, एंड दे आर पिकिंग ऑन एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ से प्यार नहीं मिला, अच्छा यहाँ से किसी ने इसको धोखा दिया है, अच्छा यहाँ ये लोनली है, अच्छा ये, सो दे विल गिव यू ऑल दैट यू वांट। वो इस जाल में फांसने वाला जो होता है, जैसे कि मकड़ी की क्या जो जाली होता है, तो वो बेचारी, वो जो मक्खी, तो वो आती है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, उसको लगता है खाना है, तो वो उसमें फंस गई। ट्रैप। It's a trap. So what happens? How do you come to know it's a trap? You don't come to know in the beginning at all. There's no way to find out. हाँ, एक चीज़ है ज़रूर, वर्ड ऑफ कॉशन, जब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आपको लगे इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, आप घर पा जाओ विद बटरफ्लाइज इन योर स्टमक फॉर रेपिटेटिवली, एक बार तो समझ में आता है, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आपको लगे इतना परफेक्ट आदमी, दरवाजे आपके लिए खोलेगा, आपको गिफ्ट्स देगा, आपने 7 बजे बुलाया, 6:45 होकर खड़ा हुआ है वहाँ पर पार्किंग में, वेटिंग फॉर यू, रिस्पेक्टफुल, वेरी, लुक इन योर आइज, होल्ड योर हैंड्स, आपको लगेगा ये सारी चीज़ें तो मूवीज़ में होती हैं, मेरे साथ कैसे हो रहा है? बट देन दैट इज़ अ ट्रैप। माई वर्ड ऑफ Red कॉशन flag। इज, जो मूवीज़ में दिखता है, अगर वो चीज़ दिख रही है, दैट मीन्स मोस्ट प्रॉबली probably। जस्ट जो गो विद द, अब हर चीज़ को लोग बोलते हैं, मैंने कहा एब्सोल्यूट मत लो, बट गो विद द वर्ड ऑफ कॉशन दैट ओ दिस इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। सो टॉकिंग अबाउट नीड फॉर कंट्रोल, सो यही जो चीज़ है जहाँ पे पहले आप सब कुछ हो, खुदा हो, आपकी आंखों में से जो टीयर्स गिरेंगे वो मेरे लिए मोती के बराबर, इतने मोती बर्बाद करो, दे आर वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी अनबिलीवेबली सुपरलेटिवली गुड एट ऑल ऑफ दिस। नाउ कम्स व्हाई देन, व्हाट्स रॉन्ग देन, फिर क्या गलत? क्या गलत? फिर तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। गलत तब हो जाता है जब, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ये जो पर्सन जो 6:45 बजे आके खड़ा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, राइट, चौथी बार 7 बजे मिलना था और वो वहाँ पहुँच गई, फ़ोन की, मैंने कहा है नहीं यहाँ पर, फ़ोन स्विच ऑफ, पता ही नहीं है, एब्सेंट। अच्छा, क्या हो गया? 45 मिनट शी इज़ वेटेड, आया भागा, सॉरी यार, पता है मैं ना बिल्कुल थक गया था, समथिंग। फ्रॉम दैट ग्रेट टू सडन ड्रॉप, नो एक्सप्लेनेशन, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई योर फ़ोन इज स्विच्ड ऑफ। ये और ये, अब क्या एम्पैथ क्या करते हैं? बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं हमेशा कि हाँ शायद कुछ ऐसा रहा होगा, प्रॉब्लम में रहा होगा। वील टॉक अबाउट एम्पैथ्स कि क्यों गड़बड़ करते हैं। तो जो बहुत टू गुड टू बी ट्रू से सडन ड्रॉप आ गया, एम्पैथ उसमें फंसता है। अब एम्पैथ कौन होते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई थिंक हैज़ टू बी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, इज़ कि ये आप मान के चलिए कि ये नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम है। ओके, स्पेक्ट्रम मानिए आप, ठीक है जी। अब हम इसको स्केल मान लेते हैं, बीच में हम ले आते हैं, ये वाला बीच का हो गया ना, राइट इन द मिडल। ये एक्सट्रीम में मान लीजिए एम्पैथ्स हैं, और इस एक्सट्रीम में है नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाले लोग। देखिए उल्टे होते हैं, ऑपोजिट्स, कंप्लीट ऑपोजिट, एब्सोल्युटली ऑपोजिट, मिरर्स एक तरह से, बिल्कुल मिरर्स की तरह, एब्सोल्यूट उल्टा, रिवर्स, यस, एब्सोल्यूट ऑपोजिट। अब आप ये देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 करना शुरू करें तो 0 करें, 1 2 3 4 प्लस कर दें, यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4 माइनस कर दें, तो ये वाला जो जगह है ना, ये 20% आर नॉर्मल पीपल। 20%? ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, अनफॉर्चुनेटली। ओके, अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली ये मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है, और इट्स
मतलब मुझे लग रहा है इट्स सरप्राइजिंग. Yes, absolutely. It is surprising that just about 20% people are normal people. Normal people. कम मिलते हैं लोग. और मैं बताती हूँ आपको कैसे कि आप किस इंडिकेट कर पाओगे. आपने देखे हैं लोग जो बड़े असर्टिव होते हैं, फर्म भी होते हैं लेकिन अफेक्शनेट भी होते हैं. हाँ. अपना बाउंड्रीज भी सेट करते हैं लेकिन एम्पथाइज भी करते हैं. हाँ. तो उनमें देखिए नार्सिसिज्म वाले ट्रेट्स भी हैं और एम्पैथ के वाले ट्रेट्स भी भी हैं. हैं. अब आ जाओ ये बाकी वाले. बस जितना जितना आप इधर जाते जाओगे उतनी ही आपकी एम्पैथी सिवियर होती जाएगी. जितना आप इधर जाते जाओगे उतनी नार्सिसिज्म इज सिवियर. नाउ यू विल से हाउ इज दिस स्केल. देयर आर लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक्स. बहुत सारे ऑनलाइन भी टेस्ट हैं, ऑनलाइन कई चीज़ें हैं टू बेसिकली एस्टैब्लिश. आई हैव माई ओन एक हमारा टूल है साइकोमेट्रिक्स टूल जो मैं यूज़ करती हूँ. एंड आई नॉर्मली डोंट यूज़ देम रैंडमली. वो तब हम करते हैं जब मुझे खुद क्लाइंट कहता है कि मुझे साइकोमेट्रिक्स, मेरा ये मानना है साइकोमेट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ मनी मेकिंग फिनोमेना मेरे हिसाब से. स्पेशली व्हेन यू आर अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट. आप जब आपको वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती साइकोमेट्रिक्स की. वो तब होता है जब आपको असेसमेंट करने में प्रॉब्लम है इन द इनिशियल ईयर्स. सो आई फील इट इज़ ओनली व्हेन इन एक्सट्रीम केसेस वेयर पीपल इंसिस्ट इज वेयर आई डू. सो कमिंग बैक टू ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ. सो ये जो एम्पैथ है ये कौन है एक्सट्रीम एम्पैथ. इन लोगों को ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, दे हैव डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज. वो दूसरों को बहुत चांसेस देते हैं. अच्छा. एक्सट्रीम चांसेस ही देते रहेंगे कि कोई बात नहीं, समझेंगे उनकी हर प्रॉब्लम को. हम समझ लेते हैं. हम समझ लेते हैं. एडजस्टिंग है. अगर कोई परेशानी है तो शायद हो सकता है मेरी वजह से है. इसको गुस्सा है, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया है, कोई प्रॉब्लम हो. सो बेसिकली एम्पैथ्स आर वेरी नाइस पीपल ऑन दिस प्लैनेट. अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टिंग. दे आर गिवर्स. यस, दे आर गिवर्स. दे आर एडजस्टिंग. ये बहुत अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की. अपने को लास्ट रखते हैं. अपने आप लास्ट प्रायोरिटी. अपने आप को खींचते रहते हैं रबर बैंड की तरह. गलत है ये भी एक्चुअली. ये भी गलत है, बहुत गलत है. सो वेरी गुड पॉइंट. दिस इटसेल्फ एक्सप्लेन्स ना कि दिस इज नॉट मनुष्यत. तो दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल. दिस इज ऑल्सो नॉट नाइस. एग्जैक्टली. ये जितना क्रिटिकल ये है उतना ही क्रिटिकल ये है. इसको बनाने के लिए ये चाहिए. एग्जैक्टली. अदरवाइज यहाँ वाला जो पर्सन होता है ना, ये पर्सन 2 मिनट नहीं टिकता उनके सामने. नहीं टिकेगा. उसको मिलेगा ही नहीं ना उसको जो चाहिए. उसको कुछ नहीं मिलेगा उनको. तो फिर ये भाग लेते हैं उनको इंस्टेंट. सो इट्स लाइक एन नार्सिसिस्ट कैन ऑलमोस्ट वाइब. दे वाइब कि ये वाला कौन है. इनके लिए ढूंढते हैं. ये गो हंटिंग फॉर दिस. क्योंकि हम स्केल की बात कर रहे हैं. सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट हम स्केल की बात कर रहे हैं. क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि बीइंग एन एम्पैथ, अगर हम बिल्कुल इस साइड पे हैं, हम धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी को चेंज करके सेंटर पे लेके आ पाए. ये हम कर सकते हैं. और नार्सिसिस्टिक इंसान कर सकते नहीं. वो नहीं कर सकता बिकॉज उसको प्रॉब्लम है. एम्पैथी नहीं है एम्पैथी नहीं है उनके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकली. यस, यू आर राइट. सो बेसिकली एक एम्पैथ खुद को बचा सकता है. यस, यू आर बिंगो, यू गॉट इट. एम्पैथ कैन कम हियर टू गेटिंग नॉर्मल विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. क्योंकि उनका ना इनहेरेंट नेचर होता है टू नॉट कन्फ्रंट. उनको ना ये अपनी बात पक्की रखने में ना उनको दिल ऐसा हो जाता है. तो उनको भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है. फिर ये लोग क्या करते हैं बताऊँ, जब इनको तो ये क्या करते हैं, उस भूमिका में आए फिर वो सांस लेते हैं, वापस से चले जाते हैं उसमें कि यार मुझसे ये रोज़ नहीं होगा. तो मुश्किल होता है, बट इट कैन बी डन. सो हाउ वील टॉक अबाउट इज नॉन एंगेजमेंट ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आप नार्सिसिस्ट के साथ. लेकिन हाँ, यू आर राइट कि जो हमारे प्री फ्रंटल लोब में जो एम्पैथी या जो इमोशंस का जो हाउस है, वो इन लोगों का थिन, नो चांस. इन लोगों में ये दे कैन लर्न नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स. लर्निंग, इट डजंट कम नेचुरली टू देम, लेकिन वो मेहनत करके कर सकते हैं टू लर्न दोज ट्रेट्स. बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल हीलर ना. तो कई मेरे केसेस आते हैं ऐसे जिसमें पीपल आर गोइंग थ्रू नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, अब्यूजिव रिलेशनशिप. उसमें भी जनरली जब मैं हीलिंग पे जाती हूँ तो मैं उनको पहली चीज़ यही समझाती हूँ कि ना बोलना शुरू करो. बिकॉज उनको बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर पाते हैं ना, तो किसी चीज़ के लिए ना ही नहीं बोल पा रहे हैं. वो बिल्कुल जिनको बोलते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ बिल्कुल यहाँ बेसिक से स्टार्ट करो कि हम नहीं कर सकते. या फिर अगर अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो तो 5 मिनट अपने लिए निकालो एंड डोंट बी गिल्टी अबाउट इट. बिकॉज वो इतने ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं कि वो 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए सिर्फ अपने लिए निकाल लेना, तो उसमें भी उनको गिल्ट आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है. सो दिस हैज़ टू लर्न. एंड बहुत छोटे छोटे स्टेप्स डे बाय डे हम अपनी छोटे छोटे आदतों को शायद चेंज करके हम थोड़ा बढ़ सकते हैं स्केल पे सेंटर की तरफ. एब्सोल्युटली राइट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि वो जो लव बॉम्बिंग से सडनली जब ड्रॉप होता है, यहाँ पे क्या होता है. अभी हमने बोला ना, जब बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर अब गड़बड़ कहाँ होती है.
तो ये लड़के कहती है भाई मैं 45 मिनट से वेट कर रही हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट डन। यहाँ गड़बड़ क्या होती है बताओ आप? वो ये होती है, नार्सिसिस्ट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज अथॉरिटी और कंट्रोल। यू कैनॉट में आप बोलोगे क्या होता है इसमें? फिर होता ये है कि जो नार्सिसिस्ट है ना, इसका जवाब होता है तो क्या हो गया, आज मैं लेट आया हूँ, 3 बार तो मैं टाइम पे था, व्हाट आर यू सेइंग, एंड डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन, डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन, आई एम नॉट ओके विद दिस। सब लोग लेट होते हैं, क्या हो गया उसमें? सो लाइक आई सेड, दे हैव दिस होल थिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, दे फील एंटाइटल्ड, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इनको सॉरी नहीं बोलना आता क्योंकि इनको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बिल्कुल। और ये ऐसी स्क्रिप्ट चलती है, सॉरी आई एम अगेन इंटरप्टिंग, द स्क्रिप्ट गोज लाइक दिस ओनली, इट इज़ नॉट देयर इज अनदर स्क्रिप्ट कि नहीं यार मैं वाकई में लेट था, उसको मैंने 45 मिनट्स वेट करवाया, वो पार्किंग में वहाँ अंधेरे में खड़ी थी। एम्पैथी नहीं है ना, वो विजुअली नहीं है उनके दिमाग में, विजुअल भी नहीं चलता उनके। करेक्ट। Please understand, they are unable to visualize that girl standing there and waiting near the parking. Their brain doesn't have that film. The only thing they have is they feel the need for a lack of accountability. अपने आप ही रहता है कि, और बात भी सही है भाई, 3 बार तो मैं सही टाइम पे से पहले आ गया था, आज लेटर तो तुमको प्रॉब्लम हो रही है। So the empath will start questioning herself. Exactly. यार बात तो सही है, मैंने यहाँ गलती कर दी, ब्रोक कर टोक कर। कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं इसको, exactly. कि आपको अपनी ही सोच में डाउट होना शुरू हो जाए, बिकॉज दे आर सो कन्विंसिंग एंड देयर स्क्रिप्ट इज टोटली डिफरेंट। सो यू अंडरस्टूड हाउ। यहाँ पे अब आप बोले अच्छा वो तो एक इंसिडेंट हो गया, क्या गलत हुआ उसमें, फिर आगे खराब कहाँ होता है? तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जैसे लव बॉम्बिंग स्टेज थी, उसमें हम दूसरी स्टेज में आ रहे हैं अब, है ना? अब एकदम से जैसे वो आ रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि ऊपर से एकदम सडन ड्रॉप, तो ये जो उसका लव बॉम्बिंग स्टेज से जो सडन ड्रॉप हुआ है, ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है या कुछ इंटेंशनली वो करता है? प्रोग्राम्ड। नो, उसको पता ही नहीं है कुछ, पता ही नहीं बेचारे को। तभी तो अच्छा आप किसी नार्सिसिस्ट से बात तो करो, वो बोलेगा मैंने इतना किया है इस रिश्ते में, इतना मैंने उसको हाथों पे संभाल के रखा है, इसको ऐसे परी की तरह संभाल के रखता था मैं, मुझे अभी पता ही नहीं व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ इज शी अक्यूज, दे डोंट नो। अच्छा, आप जब उनको रियलिटी भी आप जब उनसे बोलते हो कि जैसे आप लेट आए, तो आपको लगता नहीं आपको सॉरी बोलना चाहिए, गलत, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे से नो आई एम नॉट, because it is true I was before time the first 3 times. तब तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ मुझे पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एंड देन यू सेड ना नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, तो ये सडन आता है, ये इस फेजेस में नहीं आता, एंड दे डोंट नो, पता ही नहीं, दे डोंट नो अबाउट इट। और फिर ये जो स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं, फिर गलत क्या होता है आगे, कि इसको हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। तो फिर ये जो नार्सिसिस्ट है ना, अगेन अ स्विच गोज ऑन इट्स ओन, स्विच गोज ऑन, कि इसने मेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया है, मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैं लेट कैसे हूँ। यू कांट डू दैट बिकॉज आई एम द परफेक्ट पर्सन, गॉड हैज़ मेड मी एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और परफेक्शन से कम नहीं हूँ मैं। तो ये तो लांछन लगा रही है मेरे पे कि मैं लेट हूँ, तो ये किसी काम के नहीं है। इसको बोलते हैं डी वैल्यू करना। अब आप ये सोचोगे, अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या, हाँ ये इनके स्क्रिप्ट इनके चल नहीं रही होती है, इट इज़ ऑटोमेटिक स्विच, साइलेंस पे चल रहा होता है। हाँ, इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट, दे डोंट नो, बट इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। ये क्या बेकार से कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल ऐसी बनाई हुई है स्टूपिड की तरह, and that girl is shocked, she's the same person, and I'm talking about real example, I'm giving you live examples of in our therapy sessions when we talk about it, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, at once the empath one fine day, may not be that evening, मैं तो एक थोड़ा exaggerate करके बता रही हूँ, it could be next day, लेकिन ये दिमाग में आ गया कि ये डिवैल्यू होनी है ये। अब लव बॉम्बिंग स्टेज इज ओवर,
तुमने थ्रेटन कैसे कर दिया, थ्रेटन माई सेंस ऑफ कंट्रोल, आई विल डी वैल्यू यू. देन कम्स मजाक मजाक में, डी वैल्यू के ऐसे तरीके नहीं कि हमेशा डांट के ही होता है. देन कम्स बुलिंग, मजाक मजाक में कि रसगुल्ला चलती रसगुल्ला बनी हुई हो तुम, यू पुट ऑन सो मच ऑफ वेट. और अच्छा इतनी इतनी इतने तो तुम इतनी हो, इतने MBA किया हुआ, ये डिग्रियां तुमने खरीदी तो नहीं है कहीं. मतलब किसी भी तरह से ह्यूमिलेशन शुरू हो जाता है, डिवैल्यू करना किसी ना किसी तरह से. तुम्हारे वो जो दोस्त हैं वो बिल्कुल क्या बेकार कबाड़ा लोग हैं. किन किन लोगों से तुम्हारे वास्ते हैं. दे विल डिवैल्यू. देन डिवैल्यूएशन बिगिंस. नाउ यू विल से कि या प्रोग्रेसिव डिवैल्यूएशन रहता है, नहीं, रिस्पाइट पीरियड. फिर आपको वो ब्रेड क्रमिंग बोलते हैं. अच्छा. थोड़ा बहुत आपको बीच में दाना डालेंगे वो कुछ आपको, क्योंकि कंफ्यूज करना है. सी अगर आप डिवैल्यू होते जाओगे तो आप भी हट जाओगे ना, दूर हो जाओगे, मुझे बात नहीं करनी है. फिर बीच में फिर आपको कंफ्यूज कर देंगे वो, फिर अच्छा हो जाएगा सब, फिर गलत हो जाएगा. ऐसे ऐसे करते 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 फिर क्या होता है आगे, फिर इनके मास्क उतरने शुरू होते हैं. दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट. पता चलता है कि जो नौकरी है वो नौकरी एग्जैक्टली वो नहीं है, सैलरी वो एग्जैक्टली नहीं है, फैमिली के कुछ ना कुछ झूठ इनके पकड़े जाते हैं. झूठ पकड़े जाते हैं उनके साथ. फिर और इनके जनरली नार्सिसिस्ट में ये सब्सटेंस अब्यूज़ ज़रूर होता है. चीटिंग हैबिट्स, बिकॉज चीटिंग हैबिट्स भी होती हैं, बिकॉज अटेंशन सीकर इतने होते हैं. दे मे नॉट बी, हाँ, चीटिंग मतलब दे विल, आई टोल्ड यू, फ्यूल. अपनी एक्सेस, जो पहली एक्स थी ना सबसे पहले हाई स्कूल वाली, उसके साथ भी कनेक्ट बना हुआ है. बट ज़रूरी नहीं है दैट दे विल हैव सेक्स विद देम, लेकिन फ्लर्टिशियस टॉकिंग, एनीथिंग विच अराउजेस देम, मेक्स देम एक्साइटेड. देखिए, फ्यूल इज़ फ्यूल. दूसरा पर्सन अटेंशन दे रहा है मुझको कोई तरीके से भी, कोई अगर गाली गलौज भी कर रहा है, वो नेगेटिव फ्यूल है, वो भी चलेगा. सपोज किसी एक्स ने उसको बोला तेरी मजाल ये वो, नहीं तो फिर वो भी नेगेटिव फ्यूल. दैट इज अटेंशन मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे भी नेगेटिव अटेंशन है, बट है तो अटेंशन. सो दे थ्राइव एंड लिव ऑन फ्यूल. सो नाउ कम्स दिस, लाइक आई सेड, डिवैल्यूएशन, एंड देन स्टार्ट्स नीड फॉर कंट्रोल. तो है ही, मैंने बताया. तो हर चीज़ में वो अपना सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे इनका होता है, ज़रूर होता है, एडिक्शंस होते हैं उसमें इन लोगों के. फिर लाइक आई सेड, मैरिटल या जो भी रिलेशनशिप्स हैं, इट गोज़ फॉर अ टॉस. उनकी हैबिट्स, फिजूल खर्ची. फिर ये लोग, इनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है. ये अपने एक्सेस, सपोज अगर वो लड़की किसी से बात कर ले, अरे हाईली इनसिक्योर, वेरी पोजेसिव, इससे बात मत करो, वो ठीक नहीं है, तुमने कपड़े ऐसे कैसे पहने हुए हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें, ऐसे थोड़ा ना बात करते हैं, ये नहीं कर, एवरीथिंग. डोंट टॉक टू यू, आई डोंट लाइक योर डैड, डोंट कनेक्ट विद हिम, आई डोंट लाइक हिम. हर लोगों से वो दूर करवा देते हैं आपको, मैनिपुलेट कर करके. आपकी नौकरी पे स्ट्रेस कि तुम्हें तो नौकरी की पड़ी हुई है, क्या ज़रूरत है. यू स्टार्ट सफरिंग इन ऑल योर डायमेंशन स्लोली. यू ऑल्सो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम physical health also, because of these different manipulations, toxicities, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, किसी ना किसी चीज़, कोई ना कोई. आप आराम से बैठे हुए हो, वो 6 महीने पुरानी कोई कहानी निकाल के, अच्छा ऐसे बताओ, वो जो आया था तुम्हारे यहाँ, जो आया था, वो जो बंदा था, उसने तुमको इस तरह से देखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है तुम लोग के बीच में. पैरानॉय रहता है इनको. दे गेट पैरानॉइड एंड पोजेसिव एंड इनसिक्योर फ्रॉम नोवेयर. नाउ द वर्स्ट पार्ट इज, ये जो एम्पैथ है ना, इनकी आदत होती है सफाइयाँ देने की. बस वहीं उलझ के रह जाते हैं. सफाइयाँ देते रहो, वो फ्यूल है उसके लिए. फ्यूल वो उसको मिलता रहता है, वो आपको और मैनिपुलेट करता है, और फिर वहीं झगड़े होते हैं. एंड बेसिकली फ्यूल कट करना इज अ सॉल्यूशन. फ्यूल कट करना इज द सॉल्यूशन. उसको हम कहते हैं नॉन एंगेजमेंट, which is the most difficult, because empaths generally are good people ना. तो कोई उनको ये कोई एक अच्छी साफ सुथरा ह्यूमन बीइंग है, उसको बोलो तुम तो फ्रॉड हो, और तुम तो प्रोमिस्कुअस हो, तुम तो बिल्कुल ही सड़क छाप हो, यू आर हैविंग सेक्स विद 20 people, हाउ विल दैट पर्सन फील. तो वो लगता है ना कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप. बस. और किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस वीक होता है, बिकॉज मैंने कई ऐसी फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं मेरे, जो हम लोग कई बार बात करते हैं काउंसलिंग सेशंस में, जैसे मेरे स्पिरिचुअल काउंसलिंग में. आई हैव सीन कि जो सबसे पेनफुल है ना, नार्सिसिस्टिक, जिनको भी जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हैं, उनके लिए सबसे पेनफुल होता है टू एक्सप्लेन देयर कंडीशन. बिकॉज किसी दूसरे को वो, इट लुक्स लाइक अ स्टोरी, इट्स लुक लाइक अ मूवी. वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ये सामने वाला इंसान हमारे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है, बिकॉज वो इतना ग्रेजुअली
होता है, आप खुद को ही खोना शुरू कर देते हो सारे प्रोसेस में। आप रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि आपकी पर्सनालिटी, कोर पर्सनालिटी क्या रह गई थी। आप अकेले पढ़ते हो, आपको फाइनेंशियली भी आप कई बार स्ट्रगल करते हो, बिकॉज ये भी मैंने देखा है कि सबसे पहले जो स्ट्रेंथ होती है ना, नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं वो स्ट्रेंथ तोड़नी शुरू करते हैं। तो वो स्ट्रेंथ आपकी फैमिली में हो, फैमिली से दूर, जो आपने बताया, फ्रेंड से दूर, अकेला कर देंगे आपको, पैसे से भी आपको ख़राब करेंगे। तो यही पैटर्न्स है। और उसके अलावा सबसे पेनफुल क्या है एक ऐसे इंसान के लिए जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में किसी नार्सिसिस्ट के साथ, जो मुझे लगता है वो ये कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते और कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि उसकी इमेज इतनी अच्छी है बाहर। तो उनको ये नहीं समझ में आता, अपने ही नहीं विश्वास करते, अपने पेरेंट्स नहीं विश्वास करते, अपने दोस्त नहीं विश्वास करते। उनको लगता है कि ये तो नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंसान है। तो ये बहुत ही पेनफुल है। अब मुझे लगता है ऐसी कंडीशन में एम्पैथ को अपने लिए मैम क्या करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथ को क्या करना है? एक तो आपने बताया बाउंड्री सेट करनी, धीरे धीरे अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करो। व्हाट एल्स दे कैन डू? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आपकी जो ज़िंदगी नार्सिसिस्ट के आने से पहले थी, उसको पहले तो लिखना शुरू कर दो कि थी क्या पहले। भूल जाते हैं एम्पैथ्स बेचारे, ये भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनके इतना कन्फ्यूजन होता है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि यही सही है लाइफ, यही नॉर्मल है शायद। दे फॉरगेट दैट देयर वाज समबडी एल्स, वो कुछ और थी या था बिफोर दिस ना। सो स्टार्ट राइटिंग डाउन व्हाट वाज योर लाइफ बिफोर ही और शी केम इन योर लाइफ। पहले आप जब वो लिखना शुरू करोगे, प्रोफेशनली, फिजिकल हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, सेल्फ डेवलपमेंट ओवरऑल। मुझे ट्रैक पे जाना था, मुझे कुछ कैलीग्राफी सीखनी है, मुझे पैराग्लाइडिंग करना था, सब चीज़ें रह जाती हैं। सब, मुझे ये कोर्स करना था, मुझे अपना क्लिनिक खोलना था, मुझे कुछ भी, सब रह जाता है, सब साइड में। सो स्टार्ट राइटिंग दैट डाउन एंड मेक रियलिस्टिक प्लान्स। ये मान के चलिए रिलेशनशिप तब नुकसानदेह होता है ना जब आप वल्नरेबल होते हो। तब तो आपके लिए, सपोज आपका, लेट मी गिव एन एग्जांपल, आप कोई चाकू है सपोज, चाकू आप हाथ में रख के उसको यूज़ करोगे तो कट सकता है हाथ, लेकिन चाकू आपने यूज़ ही नहीं किया है, यू नॉट यूजिंग इट एट ऑल, यू यूजिंग सिजर्स, तो वो चाकू आपको नुकसान नहीं कर सकता, राइट? सेम इज अबाउट अ नार्सिसिस्ट। इफ़ यू डोंट ब्रिंग देम एज पार्ट ऑफ योर लाइफ, एज योर ग्रोथ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्पैथ्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हमें साइलेंट ट्रीटमेंट करनी चाहिए उनके साथ, सबक सिखाना चाहिए उनको, उन्होंने हमें इतना दुख दिया है। अरे सबक सिखाने से आपका नुकसान हो रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि आप एक वेंडेटा में हो, आप एक विंडिक्टिव, तो जो बदले की भावना रखोगे ना, तो आपको फिर वो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, लाइफ का ही मज़ा नहीं आएगा, कड़वे हो जाओगे, कड़वे हो जाओगे आप। यू वोंट बी योर नॉर्मल सेल्फ विच वॉज अ नॉर्मल पर्सन। एन एम्पैथ इज नॉट अ बिटर पर्सन। सो अ बिटर पर्सन, येस, एन एम्पैथ इज नॉट अ बिटर पर्सन। वो याद आएगा तब उसको कि मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसे नहीं थी, राइट? सो कमिंग बैक टू वेरी सिंपल इज, आप वो चाकू मत इस्तेमाल करो ना, कोई और तरीके ढूंढो क्या कर। सो बेसिकली फाइंड योर लाइफ इन दैट पैरामीटर वेर एवर यू आर। लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे तो शादी से निकलना चाहिए। मैंने कहा आप बताओ मुझे शादी के प्लसेस क्या है, माइनस क्या है। अगर वो कहती है कि माइनसेस ये हैं, पैसा भी मेरा ही खा रहा है, नौकरी इसकी है नहीं, इसके माँ बाप को संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ कुछ, आई हैव नथिंग इन दिस, देन गेट आउट। अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। बट अगर आपको लगता है कि, जैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि इनके, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरी नंद के साथ बहुत अच्छी बनती है, वी आर वेरी सिक्योर, इसके फाइनेंसेस अच्छा है, मेरी जॉब अच्छी है, तो आप सब चीज़ें ऐसे नहीं तजो, अपनी लाइफ बनाओ ना। कैसे बनाओगे? Like I said to you, instead of using the knife, use the scissors. How you would do that? अपना गोल सेट कीजिए, कहाँ आप पीछे रह गए हो, लैग कर गए हो, ब्रिंग योर लाइफ बैक। पहली चीज़ फिजिकल हेल्थ। नॉर्मली देखा गया एम्पैथ्स में जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में कई सालों से होते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग बीपी इश्यूज, वेट इश्यूज, हेयर फॉल, स्किन, इनको नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, नर्व रिलेटेड एंग्जाइटी, डिप्रेसिव थिंग्स, बिंज ईटिंग, कंफर्ट ईटिंग जिसको यू नो कहते हैं। दे ऑल्सो इम्बाइब सर्टन सब्सटेंस अब्यूज़, क्योंकि उस नार्सिसिस्ट के साथ रह के हम कहते हैं ना, यू व्हेन यू कांट फाइट इट यू जॉइन इट, जॉइन देम, व्हेन यू कांट फाइट देम यू जॉइन देम। इनकी भी आदतें कुछ ऐसी ऐसी बन जाती हैं, एडिक्टिव बिहेवियर चीज़ों को लेके, सब्सटेंस को, विच इज़ हार्मफुल फॉर देम। सो यू गेट योर लाइफ बैक। मैम यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो ये एम्पैथ है ना, इतना डर बैठ जाता है उनके आगे,
नार्सिसिस्ट को लेकर, बिकॉज इतना अब्यूज़ वो सह चुके होते हैं। और अब्यूज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मार सह रहे हैं, बट वो इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा उनको डिमीन किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे वो एक डर जो उनके अंदर है ना, कई बार वो पहला स्टेप भी उठाने से डरते हैं। ऐसे केसेस में भी क्या करना चाहिए, बिकॉज वो पहला स्टेप उठाना ही उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो लिस्ट तो बना लेंगे, नाउ हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज जैसे ही वो स्पाउस को बताएंगे, खासतौर पे मैरिड कपल्स के बीच में ये ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ इतनी अथॉरिटी होती है। Right. आपने जैसे ही बताया कि मैं जाना चाहती हूँ, अपने लिए ये करना चाहती हूँ। मेरे पास एक अभी कुछ रिसेंटली एक केस आया था जिसमें द गर्ल वाज सेइंग शी हैज़ 2 daughters। शी सेड कि मेरा हस्बैंड इतना पैसा सब कुछ है, बट मुझे काम नहीं करने दिया जब मैं करना चाहती थी। इतना धीरे धीरे करके काटा है मुझे पूरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड से। मैं अकेली हूँ, घर पे सारे मेड्स हटा दिए, कोई नहीं है काम करने वाला, मुझे पूरे टाइम ऑक्यूपाइड रखता है। और किस तरह से अपने कामों में फंसा के रखता है कि अगर जिम जा रहा है तो बोलता है मेरे लिए ये बनाओ, जिम 1 घंटे में मैं आऊँगा तो मेरे लिए ये करके रखना। फिर जब वो मैं बोलूँगी ये नहाने जा रहा है, 10 मिनट मेरे पास फुर्सत है, तो वो बोलेगा 10 मिनट में अब मेरे लिए ये रेडी रखना। उस टाइम पे भी आवाज़ें लगाता रहेगा, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। तो वो कहती है मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं, और मैं डरती हूँ। एंड शी वॉज क्राइंग कि मुझे डर लगता है उसको ये बोलते हुए भी कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे लगता है अब कि मैंने इतने साल दे दिए शादी को, मैं कहीं पे भी मेंटली बिल्कुल भी ना ना सेटिस्फाइड हूँ, ना इमोशनली, और प्यार में हूँ मैं उस इंसान के, मैं छोड़ नहीं सकती, पर मुझे डर लगता है उसको बोलते हुए भी। ऐसे केसेस में साइकोलॉजिकली अगर आप कुछ ऐसा कुछ बता सकें ऐसे लोगों को जो इनके मन में इस तरह का डर बैठ गया है, कुछ आपकी तरफ से पॉइंट इस बात पे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, डर इसलिए बैठ गया ना क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वो मेरी वजह से है। तो जब पूरा सेल्फ एस्टीम ही ख़त्म हो गया है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वेरी इजी। फर्स्ट इज़ आप अपने आप को ना फिजिकली वहाँ से रिमूव करो फॉर सम टाइम। हम कहते हैं ना सबैटिकल बोलते हैं, नहीं तो सबैटिकल ऑफ कोर्स ये छुट्टी होती है, बट आप अपने घर, पेरेंट्स के घर चले जाओ, किसी न्यूट्रल जगह चले जाओ, मनन करो, क्योंकि आपका ही दिमाग, आपका सोल, दिल, वो उसके पास ये जवाब है कि वो 3 चीज़ें मुझे क्या। पहले तो हम अपना विचार तो ठीक रखें, क्लियर करें। वी डोंट नो, सी क्या होता है, एक थॉट आता है या एक अजीब सी फीलिंग आती है कि मैं कहाँ फंस के रह गई हूँ, ज़िंदगी कहाँ आके अटक के रह गई है, ये तो क्या है ये। अच्छा, ये सेंटेंसेस क्या हैं? इमोशनल वर्ड्स है ना। बिल्कुल। दे डोंट हैव एनी मीनिंग, दे जस्ट इमोशंस। सो नॉर्मली एन एम्पैथ operates with emotions. They find it difficult to replace emotions with logic, with problem solving. ये जो जिंदगी अटक के रह गई है, मैं फंसी हुई महसूस करती हूँ, इमोशंस हैं ये। इन इमोशंस को ठोस कि ये चीज़ को निकलने के लिए मुझे क्या करना है। इन अदर वर्ड, समटाइम्स जस्ट गो इन फॉर थेरेपी फॉर एग्जाम्पल। आपको नहीं समझ में आ रहा, बट यू नीड टू हैव अ रोड मैप। कहने का मेरा मतलब ये है कि तरीका, फर्स्ट स्टेप होता है टू फर्स्ट, यू सेड लिखने के बाद भी कुछ लोग नहीं कर पाते, नहीं ऐसा नहीं है। लिखने के बाद, लिखना इज़ नॉट इनफ। सपोज उसने लिखा है कि मुझे AI का कोर्स करना है, सपोज उसने लिख दिया। अब कमरे में बैठे तो AI कोर्स होगा नहीं, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ है, पूरा प्लान करो, घर के कितना पास है। प्रपोजल, आप क्या बोलोगे हस्बैंड को कि मुझे AI का कोर्स करना है, वो बोलेगा क्या बकवास कर रही हो तुम, अभी कल देखेंगे, आई डोंट टॉक रबिश। बट द अदर स्क्रिप्ट इज़, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपने पेरेंट्स से और फ्रेंड्स लोगों से भी बात कर ली है। देखो, इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स, वेगली रखो, ज़रूरी नहीं है आपने बात की हो, लेकिन मैंने फ्रेंड्स जो मेरे जो कंप्यूटर्स में थे, IT में, उनसे बात की है, और मेरा BTech हुआ है या जो भी मैंने कोर्स किया हुआ है, और मैं मंडे को मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। मंडे को मेरी क्लासेस हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 1। क्लियर विद स्ट्रेंथ, क्लैरिटी विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, वही चीज़ करो जो आपकी परिस्थिति अलाउ करती है। 2 बच्चे हैं, आप 9 से 5 वाला कोर्स कर ली, कौन बच्चा संभालेगा पीछे से? आपकी गृहस्थी तो है। अच्छा, आपकी गृहस्थी ही आपका part of yourself है. You take pride in what you do. There's nothing wrong in that. There's nothing wrong in cooking, cleaning, doing things. Nothing wrong. But get a part of yourself back. अपने आप को पहले ये भूलो मत. तो what I'm saying, you follow concrete. अब उसमें वो आदमी, मैं ये नहीं बोलूँगी तुरंत बोलेगा अरे वाह जी क्या बात कर ली आपने, मज़ा आ गया. No. He will still have obstacles. अरे अब बता रही हो तुम, अच्छा बता, इन्फॉर्म कर रही हो, मतलब पूछने का नहीं बनता है. इसमें भी आपको एंगेज नहीं होना है.
See, it takes two people to argue. The moment an empath says, नहीं नहीं आप नहीं मैं तो ऐसे कुछ सफाइयाँ, empath सफाइयाँ देना बंद कर दें प्लीज़. आपको फिर क्या करना है, सब सिंपल रिपीट करनी है वो पॉइंट कि मंडे को मैं सोच रही हूँ कि कैब लेके चले जाऊँगी पास में. आपने क्या किया, उसकी चीज़ की रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि तुम मुझे अब बता रही हो, तुम मुझे, यू डोंट एंगेज, यू डिसएंगेज इमोशनली. मतलब आपने इमोशनल रिस्पॉन्स ना देकर प्रैक्टिकल एंड रिपीट किया है, रेपिटेटिव चीज़ कही है. इम्पॉसिबल अनलेस देयर इज फिजिकल वायलेंस. अगर इस पर्सन जो आपने बताया, डर जो आपने 2-3 बार बोला है, अगर फिजिकल वायलेंस है, वी हैव रूल्स हियर, वी हैव सिंपल तरीके. तो मैं तो ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप पहली चीज़ तो प्रूफ रखना शुरू करो. सबसे बेस्ट तरीका है, जब कोई आपका पार्टनर अग्रेसिव होता है, कोशिश करो कि पहले वार्न कर दो कि अब के बार अगर करोगे, आई विल मेक अ वीडियो एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन, एंड डू इट देन हैव द गट्स टू डू इट. थ्रेटन करोगे तो आपका अगली बार बहुत भारी पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज, सम पीपल डू से कि मुझे वो एविडेंस नहीं मिल पाता है कभी कभी, तो कुछ लोग प्राइवेट जो डिटेक्टिव जो कैमराज जो होते हैं घर में लगाते हैं. कुछ केसेस में कहते हैं कि दैट ऑल्सो वर्क्स, बट यू नीड प्रूफ का, देन फाइल कंप्लेन. सिंपल. हिम्मत तो रखनी पड़ेगी. देखिए, इसको एक शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, सेल्फ प्रिजर्विंग. करेक्ट. सेल्फ प्रिजर्विंग होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर. और आप अपने लिए खुद ही स्टैंड ले सकते हो. आपको खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा. जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि इस कंडीशन को सुधारना है, नहीं सुधरेगी. नोबडी कैन हेल्प यू. इस सच केसेस में तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा है, किसी भी केसेस में, बट इन केसेस में तो बहुत ज़्यादा है कि द मोमेंट यू डिसाइड, यू चूज दैट यू विल बी आउट ऑफ दिस, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू आउट ऑफ दैट मैरिज. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. वो सबकी अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से है, बट फ्रॉम दैट फ्रेम ऑफ माइंड जो आपका बना दिया गया है एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में. अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे पास और आता है आपके लिए मैम, कि मैरिजेस में होते हैं लोग, आपने बता दिया सॉल्यूशंस, तो हम कैसे डील करें, एम्पैथ को कैसे डील करना चाहिए. बट मैरिज है, बच्चे हैं, बच्चों पे भी साइकोलॉजिकल बहुत असर होता है, क्योंकि एक पेरेंट अगर नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखता है तो कहीं ना कहीं बच्चों पे, जैसे आपने बोला, जेनेटिक भी होता है. अगर जेनेटिक आ रहा है तो फिर तो वी कांट डू मच अबाउट इट. बट अगर हम कैरेक्टर्स को देख कर अपने अंदर, एक बच्चा भी वो एनर्जीज ले लेता है, वो कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है. अब ऐसे में जो एक पेरेंट है जो उस अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स किड. बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी खुद की पावर जो है ना, आपकी खुद की स्ट्रेंथ और आपका खुद का पेन, वो सब कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा, और उसको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ बना के उस बच्चे को तो एक अच्छी अपब्रिंगिंग आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कई बार क्या करते हैं लोग, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अपना जो पेन है ना, वो कई बार किड्स की तरफ डाइवर्ट करते हैं. जैसे बच्चा, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है ना, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को कंट्रोल करना शुरू करते हो, बिकॉज यू गेट सम सेंस ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, एक अथॉरिटी उस बच्चे में दिखती है. तो जो आपका हस्बैंड आपको नहीं दे रहा है, वो टेंशन आप बच्चे से सीख करने की कोशिश करते हो. कई बार लोग इस तरह से भी चले जाते हैं. सो व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है ऐसे एक पार्टनर को अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हुए, बिकॉज जब पार्टनर आपका नार्सिसिस्टिक है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से यू हैव टू डील विद इट? फर्स्ट, one of the most painful reality is कि अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है, there are 50% chances that one of the child will, if there are 2 children, one of the child will have narcissistic qualities. Painful. लेकिन मैं फिर रिपीट करती हूँ कि ये चीज़ तो हम हर चीज़ में देखते हैं. इसमें इतना बुरा मानने वाली बात यूँ नहीं है कि अगर आपके पेरेंट, अगर आपके पार्टनर में डायबिटीज़ है, लेट्स से आपके फैमिली में 50% सेम थिंग, तो हम ये नहीं कि हाय अब क्या करें, अब तो मर ही गए, ऐसा नहीं है. लेकिन उतनी ही प्रोबेबिलिटी को पहले तो एक्सेप्ट कर ली. देखिए, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस है, डर नहीं है. एक्सेप्टेंस, डोंट बी स्कैर्ड. लाइक आई सेड, इट्स एन एट्रीब्यूट, इट इज़ जस्ट द वे. सो डरना नहीं है, इट इज़ जस्ट द वे द पर्सन इज. नाउ कम्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि चांसेस आ कि आपके सब कुछ करने के बाद भी एक बच्चा नार्सिसिज्म स्पेक्ट्रम में होगा या होगी, वो गिवन है, आप कुछ नहीं कर सकते. नाउ कम्स अ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़, नॉर्मली ये देखा गया है, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में देखा गया है, जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर होता है ना, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फर्स्ट 10 years 12 years. कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो इतना छोटा, क्या उसको कोई नीड नहीं ना. दे आर लाइक एब्सेंट पेरेंट जनरली. इट इज़ द मदर हु इज़ विद द प्रोमिनेंट, द प्राइमरी पेरेंट. अब आ जाइए आप, सडनली चेंज होते हैं ये लोग जब बच्चा टीनेज में आता है. सेम थिंग, सेम फैक्टर्स, दे नीड रेजिडुअल बेनिफिट्स, दे नीड कैरेक्टर ट्रेट, सेम थिंग. तो वो उनको ओवर कॉम्पनसेट. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज फॉर द नार्सिसिस्ट. एज अ पेरेंट, एज एन अवेयर पेरेंट हु इज
ट्राइंग यहाँ से यहाँ आने की चेष्टा में है, उनको सिर्फ ये करना है। क्या आपको करना है? यू डोंट हैव टू डू मच, यू जस्ट हैव टू डू योर ड्यूटी। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो तो अपना गाज गिराएगा ही गिराएगा, वो तो अपना इफेक्ट देगा ही देगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लेकिन आप अपना सिस्टम प्रबल रखें, विच मीन्स ओके देयर इज नॉट थिंग विच यू कैन, विच द एम्पैथ कैन डू इज़ टैक्टफुली आप अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो पार्टनर है उसको आप मैक्रो चीज़ें हैंड ओवर कर दो। ओके। फाइनेंसेस, हेल्थ, स्कूलिंग, कॉलेज, गाड़ी, ड्राइवर, दूर की जो माइक्रो डिटेलिंग है आपकी, जो वो क्योंकि आप बचपन से आपने किया, थोड़ा उसको और हैंड्स ऑन रखो। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, कोशिश करो कि बच्चे जब 4th स्टैंडर्ड में आ जाएं उनको बोर्डिंग में डालो। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एम्पैथ्स बल्कि बोलती हैं कि अब यही तो मेरे सहारा है, इनके उससे तो जी रही हूँ मैं, अपना स्वार्थ छोड़ दो। वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। और जो जितना भी नार्सिसिज्म है जो बन सकता है, हो सकता है वो कम हो, इतना प्रबल ना बने जो बच्चा ना फुल ब्लोन रहेगा। क्योंकि इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट 100% होगा, 100%। सो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस 4th स्टैंडर्ड इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि बच्चा प्राइमरी से जब मिडिल में जा रहा होता है तो वो 1 साल होता है ट्रांजिशन का, 5th स्टैंडर्ड। तो 5th स्टैंडर्ड में बच्चे को बोर्डिंग में डाल देना चाहिए। ओके, सो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा व्यूअर्स के लिए ये सब जानना। और किसी भी एक पेरेंट के लिए एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है जो आपने बताया, बीइंग अ मदर, कि अपने बच्चे को बोर्डिंग में डालना। बट उनके भले के लिए अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट सोल्यूशन यू हैव प्रोवाइडेड विद अदर थिंग्स ऑल्सो जो आपने बताई। सो मैम, एट द एंड एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, इतना पेनफुल रहा ये जो भी प्रोसेस अगर किसी भी इंसान का रहा है कि नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में, जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर किसी के पार्टनर को है, जो भी ये ट्रेट्स उसने देखे हैं, झेले हैं, जो भी ट्रॉमा उसकी लाइफ में रहा है, लास्ट में बस आप मेरे व्यूअर्स को ये समझाइए कि अगर उसने ये सब गो थ्रू कर लिया है, पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। बट द मोमेंट दे चूज़ कि हमें हील करना है, अपने आप को हील होना है, और हमें कैसे, तो आपने कुछ चीज़ें तो बताई जो आपने बताया अपने लिए लाइफ शुरू करो। अदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमें क्या रखने चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी डे टू डे लाइफ में, और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम वापस से बूस्ट करें, और अपनी लाइफ को इस कंडीशन में भी थोड़ा बेटर, और मैं कहती हूँ बेटर से खूबसूरती की तरफ हम लेकर जाएं। एक लास्ट वर्ड्स अगर आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बता सकते हो, इफ़ दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। Sure, very important. Healing is very important, और healing only comes with self knowledge, और कोई तरीका नहीं है। सो सेल्फ नॉलेज में एक सिंपल सी चीज़ ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। इसको बनने के लिए ये चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली। जब आप, और ये एम्पैथ एक्चुअली खुद बताते हैं थेरेपी में कि काश मैंने ये कर लिया होता तब, काश मैंने वो, आई गिव एन एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल, तो काश मैंने कर लिया होता। कर लिया होता में मतलब क्या है कि आपको स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वाई डिड यू नॉट डू दैट। सो नाउ वील से, अच्छा इसमें हीलिंग कैसे होती है फिर? हीलिंग देखिए, जिस दिन आपने अपने मन को ये कह दिया कि आप आग के पास गए, आग आपके पास नहीं आया, तो आप आग को दूर रखोगे। आप द मोमेंट यू से नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, तो वो तो आप फिर आप में और नार्सिसिज्म में कोई फ़र्क नहीं है, नार्सिसिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली द ओनली वे टू हील इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव योर सेल्फ। इट हैपन्स, बहुत कुछ होता है लाइफ में, हम गलत जॉब ले लेते हैं, गलत बॉस मिल जाता है हमें, कितना कुछ होता है लाइफ में। तो अपने आप को एक ये मत मानिए कि ये एक सबसे वर्स्ट थिंग है। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स वन। फॉरगिव योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ लर्न फ्रॉम द हर्ट। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड इन जर्नी। अदरवाइज हम कहते हैं देखिए हील, अच्छा एक और चीज़ है, क्यों हम लोग हील नहीं होते बताइए आप? इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज वी रिमेंबर द इंसिडेंट, वी डोंट रिमेंबर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, कि मेरे साथ ये हुआ, आपने ये नहीं देखा कि आपके साथ ये क्यों हुआ। बेसिकली लर्निंग्स नहीं ली हमने, लर्निंग्स नहीं ली। हम अगर सिर्फ इंसिडेंट्स को याद करेंगे तो हम बार बार अपने घाव को कुरेदते रहते हैं। इंसिडेंट्स की जगह पे आप खुद सोचिए। और बाय द वे जब हम, बिकॉज वी डू एक्सरसाइजेस, सो द एक्सरसाइजेस हम लोग जो करते हैं थेरेपी में कि टेक वन इंसिडेंट, सो वन द पर्सन टेक्स, ऐसे रोके अब इस एडिट करेंगे इस रील को,
इस रील को एडिट करेंगे, आज एम्पावर्ड आप हो, आप इस चीज़ को कैसे करोगे. एंड लिटरली एवरी वी टेक 20 इन वन आवर, 20 इंसिडेंट्स लेते हैं. एवरी सिंगल इंसिडेंट इज सेइंग दिस इज व्हाट आई कुड हैव डन. कहीं पर भी उनका जवाब नहीं था कि मुझे नहीं पता मैं क्या करती, मुझे नहीं मालूम. बिकॉज व्हेन यू नो then that means you are equipped for future. So knowing what you can do, so this is an exercise which you can do otherwise also. is ज़रूरी नहीं थेरेपिस्ट की ज़रूरत है. आप एक पेपर लीजिए, एक इंसिडेंट लिखिए, उसमें आप लिखिए न्यू वर्जन ऑफ मी. आप क्या करेंगे अगर वो चीज़ फिर रिपीट होगी तो फिर आप देखोगे अरे हाँ मेरा रिस्पॉन्स अलग होगा. ये कोई भी कर सकता है. और जहाँ तक भावनाओं की बात, लॉट ऑफ पीपल से बट आई गिव सो मच ऑफ माई लव टू दिस पर्सन. कीप लविंग. Because of empaths, this world is beautiful. True. आप अपना प्यार रखो ना. आपका प्यार भी वो ले गया और आपको क्या खाली कर गया है. आप उसको फिर भरो. यस, खाली कर जाते हैं वो, ले जाते हैं सब कुछ, आपकी रूह ले जाते हैं. कभी कभी तो मुझे पेशेंट्स बताते हैं, बोलते हैं ऐसे कि दैट इट फील्स एज माई सोल हैज़ बिन टेकन अवे. हील का मतलब क्या है? गेट योर लाइफ, योर ओरिजिनल थिंग बैक. व्हेन यू गेट इट बैक, कंटिन्यू टू लव. Be bold and say कि अरे अगला आएगा ना नार्सिसिस्ट, अब I know better what to do. When you know better, then you enjoy life better. एंड आई थिंक इल्यूजन और रियलिटी के बीच में जो फ़र्क है ना, कई बार हम लोग, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ आपकी बात सुन के, बिकॉज मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ ना, एंड इट्स सो पेनफुल. इट्स एक्चुअली वेरी पेनफुल व्हेन आई हेयर फ्रॉम देम कि क्या उनके दिल पे गुजर रही है. और मैं शायद से एम्पैथी वाला ना इस कॉर्नर पे हूँ कहीं ना कहीं पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पेनफुल है इन लोगों के लिए ये चीज़ समझना, और किसी और के लिए भी ये चीज़ समझना कि वो इल्यूजन और जब वो रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है ना, जब वो समझ में आता है तो इंसान को लगता है कि ये कैसे मेरे साथ हो गया ये. वही समझना बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस कि ये इल्यूजन था और रियलिटी ये है, वो फाइंड आउट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. एंड वहाँ से जो चीज़ें आपने बताई, डेफिनेटली वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपने बताई. बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने बोली आज जो लोगों को अपनी शायद एक लाइफ की एक उम्मीद बनाने में बहुत काम आने वाली है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू केम हियर. आई एम सो ग्लैड. थैंक यू सो मच. Pleasure is mine. Pleasure is mine. I've enjoyed being with you. Same here, ma'am. Thank you so much. You're welcome.